तीन वेरिएबल पढ़े हैं, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, उनके बीच में रिलेशन क्या होता है, रेफरेंस फ्रेम का मतलब क्या होता है, ये सब हमने पढ़ा हुआ है। तो अभी हम थोड़ा सा अपने आपको रेस्ट्रिक्ट करेंगे 1D मोशन में, क्योंकि फिर धीरे धीरे 2D 3D में जाएंगे। तो अभी जो मैंने डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस या जो भी बताया है वो हमने 3D बताया, तो अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं किसमें, 1D में। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन 1D मोशन है। तो अब अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उसको तीन स्केल की जरूरत क्या है, उसको एक ही स्केल की जरूरत है। तो यहाँ पर जो हमारा स्केल होता है एक ही स्केल, तो ये हमारा रेफरेंस लेंगे, ठीक है, ये हमारा रेफरेंस लेंगे। तो ये सिंगल स्केल से हमारा काम बन चल जाएगा। जहां पर भी इसका पॉइंट मार्क है, जहां से हम जिसको रेफरेंस मारते हैं, कि जहां से हमारा जीरो मार्किंग है, उसको हम बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है। जहां से हम स्केल मारते हैं उसको ओरिजिन बोलते हैं। तो चूंकि बहुत सी क्वांटिटी, जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी हो गया वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन हो गया वेक्टर क्वांटिटी है, तो इन सारी क्वांटिटीज के पास एक डायरेक्शन होगी। तो जब हम 3D मोशन की बात करेंगे तो हमें आई कैप, जे कैप, के कैप ज्यादा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 1D में ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 1D में अगर पार्टिकल के मूवमेंट की दो ही डायरेक्शन हो सकती है, या तो पार्टिकल इधर जा सकता है और या तो पार्टिकल इधर जा सकता है। तो राइट हैंड साइड को हम असल में क्या बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं। तो जैसे एक्स एक्सिस हमने बताया था, तो ये डायरेक्शन है हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन। अगर पार्टिकल इधर मूव करेगा तो हम उसको बोलेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन, इधर मूव करेगा तो हम बोलेंगे नेगेटिव डायरेक्शन। इसका मतलब 1D मोशन में हमें वेक्टर नोटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। 1D मोशन में सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव से काम बन जाएगा। क्या मतलब हुआ, लेट्स सपोज अगर एक पार्टिकल हम कहें कि भाई ये पार्टिकल यहां से 4 मीटर दूर है, तो एक पार्टिकल, हमें पता है पार्टिकल 1D मूव कर रहा है, तो यहां से अगर 4 मीटर दूर है, कोई पॉइंट P1 है जो कि यहां से 4 मीटर दूर है, ठीक है। तो अगर पार्टिकल 4 मीटर दूर है तो हम उसकी पोजीशन लिख दें कि भाई पोजीशन इज इक्वल टू, पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू +4 मीटर। तो ऑटोमेटिकली हम देख के समझ जाएंगे, प्लस मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन, ओरिजिन से पॉजिटिव, और अमाउंट 4 मतलब पॉजिटिव, और ओरिजिन से 4 मीटर दूर वो सिचुएटेड हो, ठीक है। मान लीजिए पार्टिकल यहां पर है, मान लीजिए पार्टिकल यहां पर है, लेट्स सपोज ये पॉइंट है P2, ये पॉइंट है P2, और P2 पर हमने कहा कि भाई यहां से P2 की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है 3 मीटर, ओरिजिन से P2 की डिस्टेंस 3 मीटर है। तो ये डिस्टेंस मान लेते हैं 4 मीटर है, ठीक है, ये डिस्टेंस 4 मीटर है। तो अगर हम इसको लिख दें कि जब वो पार्टिकल P2 पे था, तो हम इसकी लिख दें पोजीशन इज इक्वल टू, अगर P2 है, P2 लेफ्ट हैंड साइड है, इसका मतलब नेगेटिव साइड है, इसका मतलब अगर हम -3 मीटर लेते तो कंप्लीटली पोजीशन डिफाइन हो गया। यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव साइन से काम बन जाता है। यहाँ पर वेक्टर इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, वेक्टर नोटेशन कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इस चीज को हम देखते ही समझ जाएंगे। 3 मीटर ओरिजिन से दूर है, किधर दूर है, राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड। अगर राइट हैंड साइड है तो पॉजिटिव साइड, अगर लेफ्ट हैंड साइड है तो नेगेटिव साइड। तो यहाँ दिख रहा है कि 1D मोशन में चीजें बड़ी सिंपल हो जाती है, इसमें वेक्टर नोटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दो ही मोशन की डायरेक्शन होती है, या तो पार्टिकल राइट हैंड साइड मूव करेगा या तो पार्टिकल लेफ्ट हैंड साइड मूव करेगा। अगर राइट हैंड साइड मूव करता है तो प्लस साइड, और अगर लेफ्ट हैंड साइड मूव करता है तो माइनस साइड। तो 1D मोशन में हमारा वेक्टर नोटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं कि 1D मोशन में हमारे पास वेक्टर नोटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करें। लेट्स सपोज कोई स्टूडेंट है, वो अपनी जर्नी स्टार्ट करता है P1 से। ये है कोई स्टूडेंट है, उसका घर है, लेट्स सपोज कि ये है हमारा P1 इज होम ऑफ सम स्टूडेंट, या कोई भी, ये होम है P1 का। मान लेते हैं ये राहुल का घर है, ठीक है। अब ये राहुल का घर है, तो राहुल के घर से यहाँ पर मार्केट है, यहाँ पर मार्केट है, तो ये हो गया मार्केट। और राहुल के घर से जो मार्केट की डिस्टेंस है वो है 2 मीटर। राहुल के घर से मार्केट की डिस्टेंस, लेट्स सपोज और ज्यादा कर लेते हैं 6 मीटर। राहुल के घर से मार्केट की डिस्टेंस है 6 मीटर, ठीक है। और मार्केट के आगे यहाँ पर मार्केट है, तो मार्केट के आगे ये मार्केट है, और मार्केट के आगे मान लेते हैं प्ले ग्राउंड है, तो प्ले ग्राउंड है, यहाँ पर प्ले ग्राउंड है। और प्ले ग्राउंड और मार्केट के बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं 10 मीटर है। एक ऐसा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये क्या है, होम ऑफ राहुल का घर, और राहुल के घर से मार्केट की डिस्टेंस, मार्केट से प्ले ग्राउंड की डिस्टेंस, ये सारी चीजें हमको पता है, ठीक है। राहुल का फ्रेंड कोई और है, मान लेते हैं राहुल का फ्रेंड है
कोई भी है, कुछ भी, लेट सपोज अज्यूम कर लेते हैं, लेट सपोज राहुल का फ्रेंड है x, तो x का जो डिस्टेंस है, x के जो घर की डिस्टेंस है, ये है x का घर, कोई भी बोलो, राहुल का मान लो रोहित है, तो रोहित का घर ये, तो दिस इज फ्रेंड, राहुल के फ्रेंड का घर, तो ये होम ऑफ रोहित, ये होम ऑफ रोहित, तो ये रोहित का घर है, ठीक है, और ये क्या है, ये है होम ऑफ राहुल, ये राहुल का घर है, तो राहुल का घर है, रोहित का घर है, और ऐसा कुछ कुछ सिचुएशन है हमारे। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं, कैसे निकालते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि राहुल क्या करता है, पहले अपने फ्रेंड को लेता है, अपने फ्रेंड को लेता है, तो राहुल पहले स्टार्ट करता है अपनी जर्नी अपने घर से। राहुल पहले कहां से स्टार्ट करता है, P1 से स्टार्ट करता है, अब फिर क्या करता है, अपने फ्रेंड को लेता है, अपने फ्रेंड को लेता है, तो पहले P1 से P2 पे आता है, और P2 पे आके फिर ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों मार्केट जाते हैं, सॉरी प्लेग्राउंड जाते हैं, यहाँ पर गेम खेलते हैं, तो प्लेग्राउंड जाते हैं, और फिर जो है राहुल प्लेग्राउंड जाने के बाद ये फिर मार्केट जाते हैं, दोनों मार्केट जाते हैं, और राहुल जो है हमारा बाद में रोहित के घर जाता है, रोहित, इसको P2 बोला है, तो बाद में राहुल P2। इस ड्यूरेशन में, इस जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय राहुल एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ राहुल, ये दो चीज हमें निकालनी है, ठीक है। फिर से मैं बता दे रहा हूं, ये राहुल का घर है, ठीक है, ये मार्केट की डिस्टेंस पता है, ये प्लेग्राउंड की डिस्टेंस पता है, ये यहां से मेजरमेंट कर रहे हैं, ये हमारा होम ऑफ रोहित है, ठीक है। तो राहुल क्या करता है, पहले P1 से स्टार्ट करता है, फिर रोहित के घर जाता है, फिर दोनों मिलकर प्लेग्राउंड जाते हैं, फिर ये मार्केट जाते हैं, और फिर फाइनली दोनों मिलकर रोहित के घर जाते हैं। तो ये पूरी सिचुएशन है। इस सिचुएशन में व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय राहुल, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय राहुल देखा जाए तो हमने क्या बोला, डिस्टेंस इज पाथ लेंथ, तो डिस्टेंस इज पाथ लेंथ, आपको पाथ जोड़ना है, आपको पाथ जोड़ना। तो राहुल पहले यहां से जाके रोहित के घर जाएगा, इसका मतलब 4 मीटर राहुल ने यहां ट्रेवल किया, 3 मीटर यहां ट्रेवल किया, तो 4 और 3 7 मीटर ट्रेवल करने के बाद ये पहुंचा रोहित के घर। रोहित के घर से रोहित को पिकअप किया, और रोहित को पिक करने के बाद ये पहुंचे प्लेग्राउंड, तो ये डिस्टेंस देखी जाए तो 3 मीटर ये चला, 4 मीटर ये चला, 4 3 7 और 6 13 मीटर और 10 प्लस 23 मीटर, फिर बाद में ये पहुंच गए कहां, प्लेग्राउंड। तो ऐसे आपको पाथ लेंथ कवर करना है, मतलब पाथ आपको मेजर करना है। अगर डिस्टेंस का डायग्राम बनाया तो पहले ये P1 से गया होगा P2, ठीक है, P2 जाने के बाद ये फिर मुड़े वापस और गए प्लेग्राउंड, ठीक है, प्लेग्राउंड जाते हैं। तो इस प्रोसेस में यहां से यहां तक जाने में इसको 7 मीटर चलना पड़ा होगा, फिर 7 मीटर वापस आया, 6 मीटर ये 10 16 और 7 16 और 7 23 मीटर ये वापस गया, ठीक है। 23 मीटर वापस जाने के बाद फिर क्या करते हैं, ये दोनों फिर वापस जाके हमारा फाइनल स्टे करते हैं, कहां पर स्टे करते हैं, यहां पर रोहित के घर पे, जिसका मतलब 23 मीटर ये, और तो इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस, टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। जितना भी टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल किया है उसको बोलते हैं डिस्टेंस। तो इन सबको जोड़ना पड़ेगा, तो 23 प्लस 7 30 और 23 कितना हुआ, 53 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है किसने, राहुल ने, ठीक है। और अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ राहुल निकाले, डिस्प्लेसमेंट ऑफ राहुल निकाले तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट में बस हमें देखना है क्या, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और कुछ नहीं देखना, बीच का कुछ नहीं देखना। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो फाइनल पोजीशन कैसे लिखे, पोजीशन कैसे लिखते हैं, पोजीशन लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो फाइनली ये दोनों रोहित के घर पे, रोहित के घर की जो पोजीशन है दैट इज 3 मीटर अवे फ्रॉम ओरिजिन एंड इन नेगेटिव डायरेक्शन, इसका मतलब फाइनल पोजीशन इज -3, इसका मतलब फाइनल पोजीशन इज -3। 3 बता रहा है ओरिजिन से कितना दूर है, क्योंकि मेजरमेंट हम ओरिजिन से कर रहे हैं, और माइनस साइन बता रहा है ओरिजिन से किधर है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो माइनस। और इनिशियल पोजीशन अगर देखा जाए तो इनिशियल पोजीशन कितना हुआ, इनिशियल पोजीशन ये राहुल अपने घर पे था, तो P1 है इनिशियल पोजीशन, तो P1 इनिशियल पोजीशन, तो इनिशियल पोजीशन कितना हुआ +4, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ -4 और -3 -7 का। इसका मतलब फाइनली राहुल 7 मीटर दूर है नेगेटिव ऑफ इट्स पोजीशन, इट्स इनिशियल पोजीशन। इसका मतलब इनिशियल राहुल यहां पे था और फाइनली राहुल यहां पर है,
तो ये जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये जो वेक्टर है ये है राहुल का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है लेकिन डिस्टेंस हर समय पॉजिटिव होगा। एक सिंपल सा एग्जांपल देके मैंने समझाया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक, इसके बाद हमारा अगला वेरिएबल होता है वेलोसिटी वेक्टर। तो अगला वेरिएबल इज वेलोसिटी वेक्टर। तो यहां पर भी हमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हम 1D मोशन पे आ चुके हैं। तो 1D मोशन पे डायरेक्शन कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो नेक्स्ट वेरिएबल हमारा क्या है? नेक्स्ट वेरिएबल हमारा वेलोसिटी। अभी हम 1D की बात कर रहे हैं तो 1D में वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वेक्टर इज वेलोसिटी या नेक्स्ट वेरिएबल इज वेलोसिटी। ठीक है, डिफरेंशिएशन आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है तो होपफुली थोड़ा बहुत आपको पता होगा डिफरेंशिएशन से आप क्या समझते हैं। तो वेलोसिटी हमारे पास जब हम डिफाइन करते हैं तो वेलोसिटी हमारे पास कैसे लिखते हैं? वेलोसिटी लिखने का क्या तरीका है? वेलोसिटी लिखने का तरीका क्या है कि वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। पोजीशन किस रेट से चेंज हो रहा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, तो रेट किस चीज के रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन किस रेट चेंज हो रही है इसको हम वेलोसिटी बोलते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसको हम वेलोसिटी बोलते हैं। तो जैसे मान लीजिए भाई अगर हमारा कहे कि भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन जिस रेट से पोजीशन चेंज हो रही है, तो अगर हम कहें कि भाई इनिशियल पोजीशन x1 है, इनिशियल पोजीशन x1 है और फाइनल पोजीशन x2 है, तो x1 और x2 और x1 से x2 चेंज होने में डेल्टा t टाइम लगा है। x1 से x2 चेंज होने में डेल्टा t टाइम लगा है। इनिशियल पोजीशन x1 है, फाइनल पोजीशन x2। तो हमारा जो रेट कैसे डिफाइन होगा? रेट इज हो जाएगा डेल्टा x बाई डेल्टा t। डेल्टा x बाई डेल्टा t। लेकिन ये जो हमारा रेट अलग रेट है, जैसा वही वाला ट्रेन वाला एग्जांपल है कि भाई एक ट्रेन की जो पोजीशन थी या एक ट्रेन ए स्टेशन से बी स्टेशन तक जाती है और ए स्टेशन से बी स्टेशन तक के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज 200 किलोमीटर और ऐसा ट्रेन को 200 किलोमीटर ट्रेवल करने में 4 घंटा लगता है। तो आप कहोगे क्या? आप कहोगे कि ऑन एन एवरेज वो ट्रेन 200 बाई टाइम दैट इज 200 बाई 4 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। लेकिन इसको बोलते हैं एवरेज रेट। ये एवरेज बताता है ना कि इंस्टेंटेनियस बताता है। तो जब भी रेट डिफाइन करेंगे दो तरह के रेट होते हैं। तो ये होगा एवरेज रेट ऑफ चेंज, इसको बोलते हैं वेलोसिटी। एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम और उसी करस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी लिखेंगे तो इसको बोलते हैं कि एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी ये हमारा एवरेज वेलोसिटी होता है डेल्टा x बाई डेल्टा t। इसको क्या लिखते हैं? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन ये हमारा याद रखिएगा, ये एवरेज रेट ऑफ चेंज और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज अलग है। तो एवरेज रेट को हम कैसे लिखते हैं? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अगर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x हुआ है डेल्टा t टाइम में,
तो ये हुआ एवरेज वेलोसिटी या एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एवरेज को इंस्टेंटेनियस कैसे बनाए, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसे बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। रेट मतलब डिफरेंशिएशन। अगर आपसे कहा जाए रेट क्या होता है तो आपको पता है रेट का मतलब क्या होता है, इतना तो आप पढ़ ही चुके हैं कि डिफरेंशिएशन हम किस चीज के लिए निकालते हैं, डिफरेंशिएशन रेट मेजर करने के लिए निकालते हैं। रेट मतलब होता है डिफरेंशिएशन, रेट मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन। इसका मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, तो ये जो हमने लिखा ये एवरेज रेट है। दूसरा रेट होता है इंस्टेंटेनियस रेट, या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और इसी को हम बोलते हैं वेलोसिटी, इसी को हम बोलते हैं वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी अंतर है, वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी अंतर है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलिए या फिर वेलोसिटी बोलिए, दोनों एक ही बात है। लेकिन जहां एवरेज टर्म लग गया वहां ये बात हो गई कि भाई ट्रेन और एवरेज 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रही है। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि ट्रेन पूरे रास्ते पर 50 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी, कहीं पर वो स्लो हुई होगी, कहीं पर वो फास्ट हुई होगी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कौन बताता है, उस ट्रेन का स्पीडोमीटर बता रहा होगा कि भाई इस पर्टिकुलर, जैसे इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे स्पीडोमीटर क्या रीड कर रहा है, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हो सकता है वो 60 किलोमीटर पर आवर रीड कर रहा है। इस तरीके से उसका स्पीडोमीटर जो बताता है दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या सिंपल वेलोसिटी। इन दोनों में अंतर है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे लिखते हैं, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऐसे लिखते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0। हमने डेल्टा टी को इतना छोटा करके एवरेज निकाल दिया, डेल्टा टी को बहुत छोटा करके एवरेज निकाल दिया है। ठीक है, डेल्टा टी को बहुत छोटा करके एवरेज निकाल दिया, तो इतना छोटा इंटरवल है कि उसमें चेंज ऑलमोस्ट कोई भी चेंज नहीं होगा। डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, जीरो टाइम इंटरवल में, ऑलमोस्ट जीरो टाइम इंटरवल में कितना एवरेज है, तो वो एवरेज और इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इसी चीज को जब कोई बहुत छोटी चीज लिखते हैं तो उसको हम लिखते हैं dx/dt। तो dx/dt इज वेलोसिटी, इसका मतलब रेट ऑफ 1d की बात कर रहा है। ठीक है, तो अगर x पोजीशन चेंज हो रहा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, अब इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ वेलोसिटी तो साफ साफ दिख रहा है। यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या होगी, यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या होगी, तो यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज पोजीशन मतलब मीटर और डिवाइडेड बाय टाइम, तो मीटर पर सेकंड इज यूनिट ऑफ वेलोसिटी। ये यूनिट हो गया। दिमाग में रखिएगा वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पर हमने डिस्प्लेसमेंट देखा है। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ऑल्दो ये पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि हम 1d की बात कर रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट या पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। तो यहाँ पर हमने वेक्टर नोटेशन तो नहीं यूज किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, ये सब आपको याद रखना है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इसके बाद नया वेरिएबल आता है स्पीड। एक होता है वेरिएबल स्पीड, तो पांचवा वेरिएबल है स्पीड। वेलोसिटी हो गया, अब स्पीड लिखें। स्पीड, ठीक है, स्पीड क्या होगा, स्पीड हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ पाथ कवर्ड या रेट एट विच path is covered with respect to time। जिस रेट से पाथ लेंथ कवर किया जा रहा है वो हमारा रेट है। तो स्पीड को हम कैसे लिखते हैं, तो यहां पर अगर स्पीड की बात करेंगे तो अगर ये स्पीड लिखें, एवरेज स्पीड, फिर से जहां पर भी रेट आता है वो दो चीज आती है। कहीं पर भी आप रेट लिखेंगे तो दो चीज आएगी, एक होगा एवरेज, एक होगा इंस्टेंटेनियस। तो एवरेज स्पीड कैसे डिफाइन करेंगे, average speed is total distance traveled divided by total time। displacement नहीं, total distance upon total time। so average speed is total distance upon total time, upon total time। ये हो गया डेल्टा एस बाई डेल्टा। ठीक, तो डेल्टा सिंबल है किसका, डिस्टेंस का, और डेल्टा टी की सिंबल किसका,
डिस्प्लेसमेंट का, दोनों एक ही यूनिट होगी दोनों की, तो इसकी भी यूनिट मीटर पर सेकंड होगी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की यूनिट मीटर ही होगी क्योंकि ये पाथ ही है। तो एवरेज स्पीड हो गया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर आपसे पूछा जाए रिलेशन क्या होगा एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में, तो आपको पता है कि पाथ लेंथ हर समय बड़ा होता है किससे, डेल्टा एक्स। डिस्प्लेसमेंट हर समय डिस्टेंस से छोटा होता है और एट द मोस्ट बराबर होता है। तो अगर हम इसको मॉड ले लें, मतलब अमाउंट ले लें, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, अगर हम डिवाइड करते हैं तो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी, इसका मतलब क्या हुआ, ये एवरेज स्पीड हो गया। एवरेज स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है और इधर वाली चीज पॉजिटिव भी है। तो एवरेज स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ये तो बड़ा सिंपल है, आपको समझ में आ गया, क्योंकि डिस्टेंस हर समय डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होता है तो डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे तो ये चीज भी हर समय ज्यादा होगी सेम टाइम इंटरवल के लिए। तो एवरेज स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड या सिंपली स्पीड क्या होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड और या फिर सिंपली स्पीड। तो सिंपली जो स्पीड होती है दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को हम बोलते हैं स्पीड। तो किसी भी पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालिए तो आप कहोगे भाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड स्पीड। तो स्पीड ये हो गया। ठीक है, इसके बाद आते हैं अगला वेरिएबल, इस पे हम सवाल करेंगे। ठीक है, इस पे सवाल करेंगे या फिर अभी कर ही लेते हैं। मान लेते हैं एक एग्जांपल है, अगर आपसे कहा जाए कि फॉर एग्जांपल a particle travels in a straight line with a speed v1. A particle moves in a straight line path with speed v1 for some time, and with speed v2 for next equal interval of time. A particle moves in a straight line path with speed v1 for some time and with speed v2 for next equal interval of time, then find its average velocity. ठीक है, यहां पर एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड हमारा सेम ही होगा, क्योंकि जब पार्टिकल एक लाइन में और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हर समय सेम होगा, तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड भी हर समय सेम होगी। ठीक है, अगर एक पार्टिकल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस हर समय सेम होगा और इस वजह से उसकी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड भी हर समय सेम होगी। तो फाइंड इट्स एवरेज वेलोसिटी। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि भाई कैसे डिफाइन किया गया एवरेज वेलोसिटी को, वो हमारा बेसिक है। तो मान लेते हैं कि भाई एक पार्टिकल है जिसने कुछ देर तक, लेट्स सपोज टी इंटरवल तक कितनी स्पीड चला है v1 और नेक्स्ट इक्वल टाइम इंटरवल, मतलब वो भी टाइम इंटरवल t है, तो यहां तक कितने में चला है v2 से। ठीक है, चूंकि ये कांस्टेंट स्पीड चल रहा है तो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो ये डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, जैसे आपसे कहा जाए कि भाई एक गाड़ी है 2 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रही है तो 2 घंटे में कितना चलेगी, तो आप तुरंत मल्टीप्लाई करके बता दोगे 2 किलोमीटर 1 घंटा में, तो 2 घंटे में 4 किलोमीटर, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड चल रहा है। 2 किलोमीटर में 1 घंटे में चलती है तो 10 घंटे में कितना चलेगी, तो 20 किलोमीटर चलेगी। इसका मतलब कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो होनी चाहिए v1t और यहां से यहां तक की डिस्टेंस होनी चाहिए वो होनी चाहिए कितना, v2t। बहुत सिंपल है, अगर वो कुछ देर कांस्टेंट स्पीड v1 से चल रही है तो जैसे मान लीजिए वो 2 किलोमीटर पर आवर हर घंटे चलती है तो 10 घंटे में कितना चलेगी, तो बड़ा सिंपल बताना, 20 किलोमीटर चलेगा। सेम अगर वो v1 स्पीड चल रही है तो t टाइम में कितना चलेगी, v1t, और अगर वो v2 स्पीड चल रही है तो t टाइम में कितना चलेगा, v2t। बाय डेफिनेशन
टोटल डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्टेंस एक ही चीज है यहाँ पर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, हमने कहा भाई टोटल डिस्प्लेसमेंट, जर्नी का टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, v1t प्लस v2t। तो ये जर्नी का टोटल डिस्प्लेसमेंट है। और इस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में जो टाइम लगा है, तो टाइम हमने कैसे डिफाइन किया, इसको बोला है t, इसको बोला है t, तो टाइम इज 2t। और बाय डेफिनेशन ये सिंबल है एवरेज वेलोसिटी का, तो बाय डेफिनेशन एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम कितना हो जाएगा, v1t प्लस v2t और डिवाइडेड बाय 2t। तो ये हमारा हो गया कितना, v1 प्लस v2 बाई 2। तो ये हमारा आंसर हो गया सवाल का कि भाई v1 प्लस v2 बाई 2 के एवरेज स्पीड चल रहा है। तो बच्चे कुछ कंफ्यूज रहते हैं हर समय। कैसा कंफ्यूज रहते हैं कि जब भी उनसे एवरेज स्पीड पूछी जाती है या एवरेज वेलोसिटी पूछी जाती है, तो हर समय यही फॉर्मूला लगाने की कोशिश करते हैं कि v1 प्लस v2 बाई 2। लेकिन ये फॉर्मूला एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए ट्रू है। वो पर्टिकुलर सिचुएशन ये, हर जगह ये फॉर्मूला ट्रू नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं दूसरा याद रखना है कि एवरेज वेलोसिटी का जो प्रोसीजर निकालने का वो ये है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इसके अलावा और कुछ नहीं। अगर आपसे कभी कह रहे हैं कि एक पार्टिकल की कुछ दूर तक v1 स्पीड है और उसके बाद v2 स्पीड है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि एवरेज स्पीड v1 प्लस v2 बाई 2 ही होगी। एवरेज स्पीड कुछ भी हो सकती है। इस पर्टिकुलर सिचुएशन का ये आंसर है। जैसे सिचुएशन चेंज करते हैं, तो लेट्स सपोज अ पार्टिकल कवर्स या मूव्स विद स्पीड v1। यहां पर तो v1 प्लस v2 आ गया। लेट्स सपोज एक दूसरा एग्जांपल हम फ्रेम करते हैं। अ पार्टिकल मूव्स विद स्पीड v1 with speed v1 for some distance, कोई भी, and speed v2 and with speed v2 for next इक्वल डिस्टेंस। ये 1d की बात कर रहे हैं, तो कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं, ठीक है। तो अ पार्टिकल मूव्स विद स्पीड v1 फॉर सम डिस्टेंस, लेट्स सपोज कोई भी डिस्टेंस होगी, 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर कुछ भी है, एंड विद स्पीड v2 फॉर नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस, देन फाइंड इट्स एवरेज वेलोसिटी। देन फाइंड इट्स एवरेज वेलोसिटी, फाइंड इट्स एवरेज वेलोसिटी। तो इसका मतलब आप आंसर v1 प्लस v2 बाई 2 करोगे नहीं, बिल्कुल नहीं करोगे। आप पहले फ्रेम करोगे क्वेश्चन कैसे बनाया, तो थोड़ा हल्का सा रफ करोगे। आप कहोगे दो इक्वल डिस्टेंस डिफाइन करते हैं, तो दो इक्वल डिस्टेंस में एक डिस्टेंस x मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, और दूसरा डिस्टेंस x लेट कर लेते हैं। इन्होंने सवाल में बताया है कि ये पार्टिकल मूव्स फॉर सम डिस्टेंस विद स्पीड v1, तो ये x डिस्टेंस v1 स्पीड चल रहा है, और नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस विद स्पीड v2, तो ये डिस्टेंस v2 स्पीड चल रहा है, ठीक है। हमारा फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये 1D क्वेश्चन है, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम ही होगा। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस या टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, अगर टोटल डिस्टेंस लिखे या टोटल डिस्प्लेसमेंट लिखे, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो दिख रहा है हमने जो अपने हिसाब से माना है ये x, तो इज इक्वल टू 2x। और टोटल टाइम कितना लगा है, तो टोटल टाइम कितना लगा है, तो लेट सपोज इधर का टाइम है, इधर का टाइम है t1, इधर का टाइम लगता है t1, और इधर का टाइम लगता है t2। t1 t2 हमें नहीं पता, तो टोटल टाइम लगा है t1 प्लस t2। अब t1 t2 निकालना बड़ा आसान है। अगर आपसे कह रहे हैं कि एक पार्टिकल 2 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड चल रहा है, तो 10 किलोमीटर चलेगा कितने टाइम, तो आप 10 बाई 2 कर दोगे, कहोगे 5 घंटे में ऐसा होगा, ठीक है। समझ आ रही है। उसी तरीके से अगर यहाँ पर टाइम निकालेंगे, आपने क्या किया, 2 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रहा है, मतलब v1 is 2, और 10 किलोमीटर से चलना है, तो कितना टाइम लगेगा, तो आप कहोगे 10 बाई 2 5। इसका मतलब x बाई v1 यहाँ टाइम लगा है, और उसी तरीके से x बाई v2 यहाँ पे टाइम लगा है। इसका मतलब टोटल टाइम कितना हो गया, x बाई v1 और अपॉन x बाई v2 बाय डेफिनेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी। फिर से बता रहा हूँ, ये सिंबल है एवरेज वेलोसिटी का, ये एवरेज का सिंबल, ये कहीं पर भी सिंबल है, इसका मतलब एवरेज है।
टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो 2x अपॉन x by v1 और प्लस x by v2, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर इज 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड सिचुएशन के हिसाब से चेंज होती जाती है। यहाँ पर आंसर v1 प्लस v2 by 2 नहीं आ रहा है, यहाँ पर आंसर कुछ और है, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, हमने कभी भी कुछ भी हमारे दिमाग में हो गया हुआ होगा या पढ़ाया होगा किसी ने। अब हम याद रखेंगे कि एवरेज मतलब, अगर एवरेज वेलोसिटी मतलब है तो एक ही चीज है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, बस खत्म, ठीक है। और भी सवाल बन सकते हैं। लेट्स सपोज कह रहे हैं अ पार्टिकल मूव विद स्पीड v1 for a particle moves with speed v1 for 2/5 fraction of its journey, ठीक है। तो a particle moves with speed v1 for 2/5 fraction of its journey and with speed v2 for rest of the part, ठीक है। तो ऐसा सवाल आपने बहुत आपको मिलेंगे। फाइंड एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल बहुत मिलेंगे। अगर कंसेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो कह रहे हैं कोई फॉर 2/5 फ्रैक्शन ऑफ इट्स जर्नी, तो लेट्स सपोज इसकी जर्नी का टोटल डिस्टेंस कितना है, लेट्स सपोज की जर्नी का टोटल डिस्टेंस है x, तो इसकी जर्नी का टोटल डिस्टेंस x है और ये यहां से यहां तक मूव किया है, ये डिस्टेंस x है। इसको हम दो फ्रैक्शन में, ये टोटल डिस्टेंस को दो फ्रैक्शन में डिवाइड करेंगे। तो 2/5 फ्रैक्शन वो v1 स्पीड चल रहा है, तो इसका मतलब 2/5 फ्रैक्शन ऑफ x इज 2/5x। 2/5x कितने से चल रहा है v1, तो रेस्ट ऑफ द फ्रैक्शन क्या बचा, तो रेस्ट ऑफ द पार्ट बचा 3/5x, तो वो v2 स्पीड चल रहा है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी का लिखें, एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस हमने x अज्यूम किए, मान लिया कि टोटल लेंथ ऑफ द जर्नी इज x इज टोटल लेंथ ऑफ जर्नी, x इज टोटल लेंथ ऑफ जर्नी। तो टोटल लेंथ हो गया x और टोटल लेंथ अपॉन टोटल टाइम, टोटल लेंथ हो गया x या टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया x। टाइम क्या लगा, यहाँ पर t1 टाइम लगा, यहाँ t2 टाइम लगा, तो ऐसा लिख सकते हैं t1 प्लस t2। अब t1 कैसे निकाले, जैसे पुराना बताया, पुराना क्या बताया, एक पार्टिकल 2 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, तो 10 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगा होगा, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड। तो यहाँ पर जो t1 की वैल्यू होगी, तो t1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, t1 की वैल्यू हो जाएगी कितना, 2x/5v1, और सिमिलरली t2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3x/5v2। तो ऐसा कोई भी सवाल आप इंस्टेंटली सॉल्व कर सकते हो। x अपॉन कितना हो जाएगा, ये लिखेंगे 2x/5v1 और प्लस कितना 3x/5v2, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा कितना, x से x कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाता है, तो कितना हो जाएगा 5 और v1 v2 और कितना 2v2 और प्लस कितना 3v1। ये सवाल का आंसर होगा। तो ऐसा कोई भी सवाल हम कर सकते हैं। और भी सवाल देखते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है कि हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किए हुए हैं, हम मंडी मोशन की बात कर रहे हैं। लेट्स सपोज हमें एक एग्जांपल दिया हुआ है कि पोजीशन ऑफ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन, तो x इज इक्वल टू 2t-1 गिवन है। तो ये क्या है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन, पोजीशन ऑफ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन। तो ये लेट्स सपोज दिया हुआ है x इज इक्वल टू 2t-1 और पार्टिकल इस रिलेशन के अकॉर्डिंगली मूव कर रहा है। तो आपसे पूछा जाए व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, तो आप क्या करोगे, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल लिखना है, तो आप लिखोगे क्या, तो इसका वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, तो आप लिखोगे dx/dt इज वेलोसिटी, और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, आपको पता ही 2t-1, अगर t के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इसका डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा और 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। इसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा ये पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, दैट इज 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। पोजीशन ऑफ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, अगर आपसे पूछी जाती है स्पीड कितनी है, तो आप बताओगे 2 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। आपसे पूछा जाता है फाइंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, फाइंड
एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, velocity of particle, find average velocity of particle for interval t is equal to 2 सेकेंड to t is equal to 4 सेकेंड। इस इंटरवल के लिए एवरेज वेलोसिटी बताइए, ठीक है। तो सिंपल समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, इस सवाल को एक्सटेंड भी करूंगा, ठीक है, इस सवाल को एक्सटेंड भी करूंगा तो आपको समझ में आएगा। तो एवरेज निकालने का तरीका क्या है, एवरेज निकालने का तरीका क्या है, तो आप क्या करिए, पहले एवरेज निकालने का तरीका है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो आप क्या करिए, t इज इक्वल टू 4 पे इसकी पोजीशन निकालिए। तो t इज इक्वल टू 4 पे इसकी पोजीशन निकालिए। तो 4 की पोजीशन निकालेंगे, 4 × 2 8 - 1 7 मीटर, और t इज इक्वल टू 2 पे इसकी पोजीशन निकालिए। तो t इज इक्वल टू 2 पे इसकी पोजीशन निकालेंगे, तो t इज इक्वल टू 2 यहां पुट कर देंगे, तो 2 × 2 4 - 1 3 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट इन दोनों से निकाल सकते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 7 - 3 इज इक्वल टू 4। और टाइम कितना लगा है, इस ड्यूरेशन का टाइम है 2 सेकंड, क्योंकि 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में बताना है। तो इंटरवल इज 2 सेकंड। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हुई, एवरेज वेलोसिटी होगी डेल्टा x बाई डेल्टा t, डेल्टा x बाई डेल्टा t, और डेल्टा x बाई डेल्टा t लिखेंगे तो कितना होता है 4/2 2 मीटर पर सेकंड। यहां पर दोनों आंसर सेम आए, हमारा इंस्टेंटेनियस आंसर और एवरेज आंसर, दोनों आंसर सेम आए। ये इंस्टेंटेनियस स्पीड है और ये एवरेज स्पीड है, दोनों आंसर सेम है। ऑब्वियसली बात है कि दोनों आंसर सेम आने ही चाहिए, ठीक है। तो अगर कोई आपको कह रहा है कि भाई ट्रेन ए स्टेशन से बी स्टेशन तक कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, अगर ट्रेन ए स्टेशन से बी स्टेशन तक कांस्टेंट स्पीड चल रही है, तो किसी भी, अगर वो हर समय कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, तो किसी भी टाइम पर उसका स्पीडोमीटर वही कांस्टेंट स्पीड रिप्रेजेंट करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, जो कि आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ट्रेन कांस्टेंट स्पीड से नहीं चल रही है, तो उसका एवरेज और इंस्टेंटेनियस क्या आएगा, अलग अलग आएगा। फॉर एग्जांपल इसको हम चेंज कर देते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, फॉर t² - 2t, अगर ऐसा लिखते हैं, ठीक है। अब पूछा जाए कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड अगर अभी निकालें तो देख रहा है कि अब ये कांस्टेंट स्पीड से नहीं चल रहा है। कैसे पता चला ये कांस्टेंट स्पीड से नहीं चल रहा है, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है, इसका डिफरेंशिएशन होता है वेलोसिटी या स्पीड, जो भी करो, यूनिट डायरेक्शन है, तो v इज इक्वल टू dx/dt। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो t² का डिफरेंशिएशन 2t आ जाएगा, और 2t का डिफरेंशिएशन -2 आ जाएगा। इसका मतलब ये दिख रहा है अब साफ-साफ, इस एक्सप्रेशन से साफ-साफ दिख रहा है कि ट्रेन की स्पीड टाइम डिपेंडेंट है, या पार्टिकल की स्पीड टाइम डिपेंडेंट है। इसमें t की वैल्यू डिफरेंट पुट करोगे तो स्पीड डिफरेंट आएगी। समझ में आ रही बात? इसका मतलब ये जो भी पार्टिकल है, ये कांस्टेंट स्पीड से या कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल ना करके फ्लक्चुएट कर रहा है, इसकी वेलोसिटी चेंज होती जा रही है, ठीक है। अगर वेलोसिटी चेंज होती जा रही है तो ऑब्वियस सी बात है, स्पीडोमीटर भी डिफरेंट इंस्टेंट पे डिफरेंट डिफ्लेक्शन शो करेगा, ठीक है। अब फिर से वही सवाल करते हैं, ये तो हमें पता चल गया। आप पूछा था भी इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड कितना है, तो जैसे निकाले, आपसे पूछा था v at t is equal to 1 पे कितना है, तो आप इसमें वैल्यू पुट करोगे, आप बताओगे t is equal to 1 पे, यहाँ t is equal to 1 पुट करेंगे, जीरो स्पीड है। आपसे पूछा जाए v is equal to t is equal to 4 पे कितना है, तो आप पुट करोगे कितना, t is equal to 4 पुट करोगे, तो यहाँ हो गया 4 × 2 8 - 2 6, तो ये स्पीड आएगी दोनों पे, t is equal to 1 पे, t is equal to 4 पे। अगर आपको एवरेज निकालना है कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा कर दे कि भाई आपको पूछा जाए फाइंड, आपसे पूछा जाए फाइंड एवरेज स्पीड, फाइंड एवरेज स्पीड फॉर इंटरवल, ठीक है। आपसे पूछा जाए फाइंड एवरेज स्पीड, तो ये भी इनकम्प्लीट स्टेटमेंट हुआ, क्योंकि एवरेज टर्म डिफाइन है इंटरवल के लिए, ठीक है, और इंस्टेंटेनियस टर्म डिफाइन है इंस्टेंट के लिए। तो अगर आपसे पूछा जाए फाइंड एवरेज स्पीड, तो आप कहोगे ये गलत स्टेटमेंट लिखा है, आपको बताना चाहिए कि किस इंटरवल के बीच की बात कर रहे हो, ठीक है। तो फाइंड एवरेज स्पीड फॉर इंटरवल, ठीक है, तो एवरेज टर्म डिफाइन है इंटरवल के लिए, t is equal to 0 to t is equal to 4, ठीक है। तो अगर ऐसा आपसे पूछा जा रहा है तो आप बिल्कुल ये आंसर गलत होगा। आप अगर इसका आंसर लिखते हो कि t is equal to 0 पे वेलोसिटी लिख रहे हैं 0, t is equal to 6 पे वेलोसिटी लिख रहे हैं 0 + 6 और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। बाय चांस हो सकता है ये सेम आ जाए, लेकिन ये तरीका गलत है, तो ये आंसर हो गया 3 मीटर पर सेकंड की इसकी एवरेज वेलोसिटी। ये करने का तरीका बिल्कुल नहीं है, गलत आंसर, ठीक है।
कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो हम क्या करेंगे, x इसकी पोजीशन निकालेंगे एट t इक्वल टू 0। तो इसकी पोजीशन एट t इक्वल टू 0 वो कहां पर मिलेगी, वो इस पे पुट करेंगे। t इक्वल टू 0 पर इसकी पोजीशन है 0, सॉरी t इक्वल टू 1 पे इसकी पोजीशन निकालेंगे, क्योंकि 1 की बात कर रहे हैं। t इक्वल टू 1 पे इसकी पोजीशन निकालेंगे, तो t इक्वल टू 1 पे इसकी पोजीशन रखिए, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 2, तो ये हो जाएगा -1, ठीक है। और x दूसरा हमारा जो फाइनल इंस्टेंट है वो है t इक्वल टू 4, तो t इक्वल टू 4 पे पोजीशन निकालेंगे, तो 4 पे पोजीशन निकालिए, 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 4 इंटू 2 8, तो 16 माइनस 8 8, ठीक। तो दोनों पोजीशन पता चल गई, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट पता चल गया। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो 8 माइनस और -1, तो ये क्या हुआ, ये हुआ फाइनल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन, इसका मतलब ये हो गया 9 का डिस्प्लेसमेंट है, टोटल डिस्प्लेसमेंट 9 है। और टोटल टाइम इंटरवल क्या है, डेल्टा टी इज इक्वल टू कितने का, तो 1 से 4 के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 3, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा एवरेज, ये सिंबल एवरेज का, डेल्टा x बाई डेल्टा टी, ठीक है, डेल्टा x बाई डेल्टा टी, और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9/3 और इज इक्वल टू 3, ठीक है। तुरंत बच्चे खुश हो जाएंगे, भाई फिर से आंसर मैच कर गया, पिछली बार आंसर मैच किया था, इस बार भी आंसर मैच किया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक पर्टिकुलर सिचुएशन है, इसमें कुछ कंडीशन है, इस वजह से आंसर मैच कर रहा है, लेकिन ये तरीका नहीं है, इस तरीके से हम कभी भी कैलकुलेट नहीं करेंगे। अगर दूसरा कोई सवाल होगा तो आंसर नहीं मैच करेंगे, यहाँ क्यूबिक लगा लीजिए, कभी आंसर नहीं मैच करेगा, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर सिचुएशन है, इसके लिए आंसर मैच कर रहा है, तो ये तरीका गलत है, ये तरीका सही है। ऐसे हम एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बोले तो डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो स्पीड इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड स्पीड, ठीक है। स्पीड इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड स्पीड। जैसे इसमें पूछा जाए कि फाइंड द स्पीड ऑफ पार्टिकल, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, find the velocity of particle at t is equal to 0 second। तो velocity of particle at t is equal to 0 second पे कितना आ रहा है, तो आप t is equal to 0 second पे velocity लिखोगे तो ये आएगा -2, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए भाई इस पॉइंट पे t is equal to 1 second पे स्पीड क्या है, तो आप कहोगे स्पीड है 0, velocity भी 0। t is equal to 4 पे स्पीड क्या है, तो आप कहोगे velocity भी 6 है, स्पीड भी 6 है। t is equal to 0 पे, t is equal to 1 पे स्पीड 0, t is equal to 4 पे स्पीड 6, और t is equal to 0 पे वेलोसिटी कितनी है, तो आप कहोगे t is equal to 0 पे वेलोसिटी -2 है। स्पीड कितनी है, तो आप कहोगे स्पीड 2 है। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बोलते हैं स्पीड, ठीक है। ये तरीका आपको बार-बार मैं बता रहा हूं, ये तरीका बिल्कुल नहीं, कभी भी v1 + v2/2 नहीं करेंगे। बाय चांस ये और ये चीज मैच कर रहा है, अगर आपको अपने से सॉल्व करके देखना है तो आप ट्राई करिएगा, यहां पर क्यूबिक डाल दीजिए, जैसे आप क्यूबिक डालेंगे आंसर आपका मैच करना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद नया वेरिएबल आता है वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन। हम इस पे सवाल और भी करेंगे, एक्सेलरेशन। या फिर एक और सवाल कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमसे पूछा जाए, इसी पे एक सवाल करते हैं आप, एक्सेलरेशन से पहले ही ये सवाल कर लेते हैं। लेट्स सपोज फिर से एक पोजीशन डिफाइन करते हैं, x इज इक्वल टू t स्क्वायर -2t और +1, ठीक है। तो ऐसा पूछा जा रहा है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, फाइंड डिस्प्लेसमेंट या फिर इसको ऐसा कर देते हैं, for interval t is equal to 1 second to t is equal to 4 second। इसको हम क्या कर देते हैं, ऐसा
t इज इक्वल टू 1 सेकंड टू t इज इक्वल टू 4 सेकंड, तो t स्क्वायर माइनस 4t कर देते हैं, तो t स्क्वायर माइनस 4t कर देते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल फॉर इंटरवल t इज इक्वल टू 1 सेकंड टू t इज इक्वल टू 4 सेकंड, तो 1 सेकंड से लेके 4 सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बताना है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना बहुत आसान है, आप क्या करोगे, x इज इक्वल टू कितना लिखोगे, t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे देखोगे क्या पोजीशन है, तो t इज इक्वल टू 1 सेकंड इसका पुट कर देते हैं, 1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 4 कितना आ गया -3, ठीक है। और आप अगला क्वेश्चन देखना है, तो t इज इक्वल टू 4 है, तो t इज इक्वल टू यहाँ पर 4 पुट कर देते हैं, तो 4 पुट किया तो ये हमारा आगे कितना, t इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो ये हो गया 4 का स्क्वायर 60, और यहाँ पर भी 4 पुट किया तो ये आ गया 0। तो अगर आपको पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने में प्रॉब्लम ही नहीं है, डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन है -3 और इनिशियल पोजीशन है 0, तो आंसर इज -3। इसका मतलब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इतना है। अब पूछा जाए डिस्टेंस कितना कवर किया, ठीक है, तो डिस्टेंस कितना कवर किया है इसको देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा कहीं पार्टिकल ने अपना रास्ता तो नहीं बदला। क्या मतलब होता है, जैसे मान लीजिए पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, जब तक ये इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जब तक ये इसी डायरेक्शन मूव कर रहा है, हर समय आप कहोगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर। लेकिन गलती से अगर पार्टिकल ने रिवर्स गियर लिया या फिर इसने वापस अपनी जर्नी ऐसे इधर की, तो जैसे ही जिस इंस्टेंट पे इसने रिवर्स किया अपने आप को, जिस भी इंस्टेंट पे इसने रिवर्स किया अपने आप को, उसी इंस्टेंट पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अलग अलग होने लगे, ठीक है। तो जिस इंस्टेंट पे रिवर्स किया होगा, पक्की बात है उस इंस्टेंट पे उसकी स्पीड 0, समझ में आ रही बात, ठीक है। अगर पार्टिकल यूनिक डायरेक्शन में मतलब एक सिंगल डायरेक्शन में मूव कर रहा था, तो भाई डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस मतलब पाथ लेंथ 1D के लिए पाथ लेंथ और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दोनों बराबर थे, ठीक है। जैसे ही उसने अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज किया, तो अब आप कहोगे भाई जैसे मान लीजिए फाइनल पॉइंट ये है और इनिशियल पॉइंट ये है, तो डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इतना है, लेकिन डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस ये पूरा पाथ है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में अंतर कब आएगा, अगर पार्टिकल 1D मोशन के लिए बता रहा हूं, अगर पार्टिकल ने रिवर्स गियर लिया हो, अगर पार्टिकल बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग आ जाएगी, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग आ जाएगी, तो पार्टिकल हमें इंश्योर करना पड़ेगा या पता करना पड़ेगा कि कहीं पार्टिकल ने रिवर्स डायरेक्शन मोशन तो स्टार्ट नहीं कर दिया। अगर पार्टिकल रिवर्स डायरेक्शन मोशन स्टार्ट कर देता है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अलग अलग आएगा। अब ये कैसे पता किया जाए पार्टिकल ने रिवर्स डायरेक्शन मोशन स्टार्ट किया है कि नहीं, एकदम सिंपल है। अगर पार्टिकल रिवर्स डायरेक्शन मोशन स्टार्ट किया हुआ, तो बिना रुके कोई चीज कैसे वापस लौट सकती है। कोई चीज अगर आगे की ओर जा रही है और वो पीछे की ओर वापस आएगी अगर वो, तो किसी न किसी इंस्टेंट पे उसकी स्पीड 100% 0 होगी, बिना रुके कोई चीज वापस कैसे आ सकती है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कहीं इस ड्यूरेशन में पार्टिकल का डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज तो नहीं हुआ। उसके लिए हमें देखना पड़ेगा वेलोसिटी कहीं इसकी बदली तो नहीं, तो समझ में आ रहा होगा बिना रुके कोई चीज वापस कैसे आ सकती है। तो यहां पर हम चेक करें कि इस इंटरवल में कहीं वेलोसिटी 0 तो नहीं हुई। तो अगर हम चेक करते हैं, तो यहां से हम निकालते हैं वेलोसिटी, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो v की वैल्यू आ जाती है कितना 2t और -4, और इसको हम 0 से इक्वेट करते हैं, इससे हमें पता चला t इज इक्वल टू, इसको 0 से इक्वेट करें तो इससे हमें पता चला t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हुई थी। इसका मतलब है इस इंस्टेंट पे पार्टिकल ने अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या किया, रिवर्ट कर लिया, चेंज कर लिया, उल्टी डायरेक्शन चलने लगा। इसका मतलब ये वो इंस्टेंट है जब इसके बाद डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में अंतर आ जाएगा, ठीक है। अब कैसे कैलकुलेट करें, अब हमें बात समझ में आ गई कि पार्टिकल ने इस इंटरवल के बीच में कभी न कभी अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज किया, और डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज किया है तो पक्की बात है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अलग अलग होगा। तो कैसे निकाला जाए, तो यही हमारा क्रूशियल पॉइंट है। तो कहां से कहां तक की बात करें, 1 सेकंड, तो 1 सेकंड पे हमने निकाले -3 पे, ठीक है। और ये हमारा क्रूशियल पॉइंट है, तो इस पे भी निकाल लेते हैं इसकी पोजीशन क्या होगी। इसकी पोजीशन क्या होगी, t इज इक्वल टू 2 सेकंड 2 सेकंड पे वैल्यू पुट करते हैं, तो 2 सेकंड पे वैल्यू पुट करिए तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा -4 × 2, तो 4 - 8, ये हो गया कितना 4 - 8 तो -4 मीटर, ठीक है। ये हमारी सिचुएशन है। अब इसका ड्राइंग ड्रॉ करते हैं, क्या हुआ होगा पूरी जर्नी को ड्रॉ करते हैं। तो 1 सेकंड पे ये मान लेते ओरिजिन है, 1 सेकंड पर हमने पोजीशन लिखी थी -3 थी, तो लेट्स सपोज ये एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इसको बनाते हैं ओरिजिन।
तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे ये कहां पे था, तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे ये यहां पे था। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे ये कहां पर था, ये -3 मीटर का लोकेशन है। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे ये कहां पे था, तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे ये कितनी दूर पे था, तो पहले t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे यहां से कितनी दूर था, 3 मीटर नेगेटिव डायरेक्शन, और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे कहां पर था, यहां से 4 मीटर इधर, यहां से 4 मीटर इधर, और t इज इक्वल टू फाइनल पॉइंट कहां पर था, तो t इज इक्वल टू फाइनल पॉइंट पर ये यहां पर था, यहां पर था t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। ठीक है, अगर हम इसकी जर्नी को ड्रॉ करें तो हम देखेंगे क्या, ये पार्टिकल पहले तो इधर गया है ऐसा, फिर यहां से यहां जाने के बाद फिर यहां पर इसने डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज किया है, और फिर यहां पर फाइनली पहुंचा। तो ये पॉइंट है इनिशियल पॉइंट और ये पॉइंट है फाइनल पॉइंट, ये पॉइंट है इनिशियल पॉइंट और ये पॉइंट है फाइनल पॉइंट। ये शायद गलत लिखा है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होगा, तो 0 माइनस -3 होना चाहिए। फाइनल पोजीशन क्या है, ये वाली है, और इनिशियल पोजीशन ये है, तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो 0 माइनस -3, इसका मतलब ये +3। ठीक है, तो इनिशियल पॉइंट ये पॉइंट है, फाइनल पॉइंट ये पॉइंट है। अगर पाथ लेंथ देखा जाए तो पाथ लेंथ ऐसे चेक करेंगे, यहां से यहां तक कितना, 4 मीटर। ठीक है, यहां से यहां तक कितना, 4 मीटर, सॉरी यहां से यहां तक कितना, 1 मीटर, क्योंकि पूरा 4 मीटर है, तो 1 मीटर ये, और फिर वापस गया तो कितना हो गया। ठीक है, तो यहां से पहले यहां तक गया, ये पोजीशन 3 मीटर पे है, ये पोजीशन 4 मीटर पे है, इसका मतलब यहां से यहां तक गया 1 मीटर, और फिर यहां से वापस आया 4 मीटर। इसका मतलब डिस्टेंस कितना कवर किया, डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस इज इक्वल टू 5 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को जोड़ने वाला जो भी वेक्टर होगा, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ये दिख रहा है, इसका लेंथ कितना है, 3 है, और इसका डायरेक्शन जो एरो है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो वो प्लस, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा +3, लेकिन डिस्टेंस हमारा 5। ठीक, इस सवाल से क्या समझ में आया, इस सवाल से समझ में आया, कभी भी हमसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा, कभी भी हमसे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पूछा जाएगा, तो हम चेक करेंगे कहीं ऐसा तो नहीं है पार्टिकल ने उस ड्यूरेशन में अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज किया। अगर पार्टिकल ने उस ड्यूरेशन में अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज किया, इसका मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो जाएंगे। और अगर पार्टिकल ने उस ड्यूरेशन में अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं किया, इसका मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही होगा। ठीक है, तो ऐसा कोई भी सवाल होगा तो हम सॉल्व कर सकते हैं। एक और देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं, ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। सेम सवाल एक और देख लेते हैं, तो सेम सवाल एक और देख लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास कोई पार्टिकल का पोजीशन दिया है, x इज इक्वल टू t² + 4t। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, वही आपको निकालना है, दो चीज निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है और डिस्टेंस निकालना है। किस इंटरवल के लिए, तो वो इंटरवल डिफाइन कर देते हैं। लेट्स सपोज इंटरवल t इज इक्वल टू 1 से लेके t इज इक्वल टू 5, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है, 1 से लेकर 5 तक इंटरवल डिफाइन करना पड़ेगा। तो t इज इक्वल टू 1 पे देखेंगे तो ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन कहां पर है, x at t इज इक्वल टू 5 और माइनस x at t इज इक्वल टू 1। तो 5 इसमें पुट करते हैं, 5 इसमें पुट करेंगे तो 5 इसमें पुट करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और 5 इसमें पुट किया 5 × 4 20, 20 + 25 45, और माइनस t इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया, तो t इज इक्वल टू 1 पुट करिए तो 1 + 4 5, तो कितना हो गया 40 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए कि डिस्टेंस कितना है तो आपको चेक करना पड़ेगा कहीं ऐसा तो नहीं है इस ड्यूरेशन में पार्टिकल ने अपना डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज किया। आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमें पता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फर्क कब आएगा, जब पार्टिकल अपना डायरेक्शन मोशन चेंज किया होगा। तो यहाँ पर हमें चेक करना है इस ड्यूरेशन में कहीं पार्टिकल वेलोसिटी 0 तो नहीं है, तो हम क्या करते हैं, वेलोसिटी चेक करते हैं। तो ये हमने रफ वर्क कर लिया, तो वेलोसिटी निकालते हैं। तो वेलोसिटी होती क्या है, वेलोसिटी इज dx/dt, और इसको सॉल्व करते हैं तो dx/dt आगे कितना 2t + 4। देखते ही समझ में आ गया कि पार्टिकल वेलोसिटी कभी भी 0 नहीं होगी, क्योंकि
किसी भी टी की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये वेलोसिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती, तो इसका मतलब पार्टिकल ने अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन कभी भी चेंज नहीं किया। तो इसका मतलब डिस्टेंस जितना है उतना ही डिस्प्लेसमेंट है, तो ये भी 40 मीटर। लेकिन गलती से अगर मान लेते हैं यहाँ पर ये टी स्क्वायर माइनस 40 हुआ होता, तो फिर से इसको सॉल्व करें। अगर ये टी स्क्वायर माइनस 40 हुआ, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो x एट t इक्वल टू 5 माइनस x एट t इक्वल टू 1। x एट t इक्वल टू 5 कितना हो गया? ये हो गया 25 और माइनस 20, तो ये हो गया 5 और 1 पुट करेंगे तो ये हो गया 1 और माइनस 4, ठीक है। तो पहले 5 पुट किया तो 25 माइनस 20, तो ये हो गया कितना? 5। फिर क्या किया? 1 पुट किया ये हो गया 1 और माइनस 4, 1 माइनस 4 इज माइनस 3, तो कितना हो गया? डिस्प्लेसमेंट आ गया 5 प्लस 3, 8 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब हमें डिस्टेंस निकालना है, तो हमें चेक करना पड़ेगा हर बार कहीं पार्टिकल अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज तो नहीं किया। तो हम वेलोसिटी निकालते हैं, वेलोसिटी निकाला तो dx by dt, और dx by dt इज इक्वल टू कितना हो गया? 2t माइनस 4। तो 2t माइनस 4 इसको 0 से इक्वेट कर देते हैं, तो आंसर आ जाता है t इज इक्वल टू कितना? 2। तो हमें समझ में आ गया t इज इक्वल टू 2 पे पार्टिकल ने डायरेक्शन ऑफ मोशन अपना चेंज किया है। इसका मतलब कि इस इंटरवल के अंदर पार्टिकल ने अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज किया, मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो गए। अब हमारे लिए कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया? t इज इक्वल टू 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट। तो t इज इक्वल टू 5 पे कहां पर है? ये पता है। t इज इक्वल टू 1 पे कहां पर? ये पता है। अब देखते हैं t इज इक्वल टू 2 पे कहां पे है, तो x एट t इज इक्वल टू 2 निकाल देते हैं। x एट t इज इक्वल टू 2, तो t इज इक्वल टू 2 पुट करिए तो ये हो गया 4, और यहां पर 2 पुट करिए तो ये हो गया माइनस 8, तो 4 माइनस 8 माइनस 4, तो t इज इक्वल टू 2 पे माइनस 4। इसका थोड़ा डायग्राम बनाते हैं, तो इसका डायग्राम बनाते हैं, देखते हैं क्या है। लेट्स सपोज ये हमारा ओरिजिन, पार्टिकल t इज इक्वल टू 1 पे कहां पर था? तो देख रहा है t इज इक्वल टू 1 पे कहां पर था? तो t इज इक्वल टू 1 पे माइनस 3 पे था। तो पार्टिकल t इज इक्वल टू 1 पे ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी, और इसकी डिस्टेंस 3 है, और लेफ्ट हैंड साइड पे इसलिए माइनस 3, ठीक है। t इज इक्वल टू 2 पे कहां पर था? तो देख रहा है t इज इक्वल टू 2 पे ये माइनस 4 पे था, तो फिर वही सिचुएशन आ गई, t इज इक्वल टू 2 पे ये माइनस 4 पे हो गया, ठीक है। t इज इक्वल टू 2 पे ये माइनस 4 पे, ठीक है। और t इज इक्वल टू 2 पे कहां पर हो गया? माइनस 4 पे हो गया। और t इज इक्वल टू 5 पे कहां था? तो t इज इक्वल टू 5 पे 5 पे था। तो इसका मतलब t इज इक्वल टू 5 पे ये यहां पे, यहां से 5 मीटर दूर t इज इक्वल टू 5। तो ये हम इसको, पिछला सवाल ही है, बस इसमें ये वैल्यू चेंज कर दी हमने। तो t इज इक्वल टू 5 पे, तो जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? इनिशियल पॉइंट से पार्टिकल यहां से स्टार्ट किया, पहले इधर गया, फिर इधर आया, फिर इधर गया, और फिर इधर गया, ये पूरी जर्नी। तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस ये पाथ, ये पूरा पाथ हमको जोड़ना पड़ेगा, वो डिस्टेंस आएगा। तो डिस्टेंस दिख रहा है कितना? 5 मीटर ये, और 4 मीटर ये, 9 मीटर और 1 मीटर ये, तो डिस्टेंस आएगा कितना? 10 मीटर। डिस्प्लेसमेंट आएगा कितना? 8। तो इस तरीके से हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, ठीक है। एक लास्ट चीज है इस लेक्चर के लिए, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन करते हैं? एक्सेलरेशन इज जिस रेट से वेलोसिटी चेंज हो। तो अगेन जहां पर भी रेट वाली बात आती है, एक्सेलरेशन, तो जहां पर भी रेट वाली बात आती है वहां पर हम कहते हैं दो चीजें होती है, एक होता है एवरेज और एक होता है इंस्टेंटेनियस। तो एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी with respect to time. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और जहां पर भी ये चीज आती है रेट, वहां पर दो टर्म डिफाइन होते हैं। तो एक होता है क्या? एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन ठीक है। इसका सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल हम ऐसे डिफाइन करते हैं, ऐसे कहीं लिखा है, इसका मतलब आप समझ जाइए एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन करते हैं? 1D है, वेक्टर नोटेशन नहीं यूज कर रहे हैं। तो डेल्टा वाई v बाई डेल्टा टी। डेल्टा v क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डेल्टा v रिप्रेजेंट कर रहा है v2 माइनस v1 और अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। डेल्टा v रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम डेल्टा टी, चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम
इन टाइम डेल्टा। तो ये हो गया एवरेज रेट या एवरेज एक्सेलरेशन। और इसको इंस्टेंटेनियस बनाएंगे या सिंपली बनाएंगे क्या, एक्सेलरेशन। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बनाएंगे। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे लिखेंगे, लिमिट डेल्टा टी, या एक्सेलरेशन का सिंबल ये है, तो लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। रेट मतलब डिफरेंशिएशन, इसका मतलब ये होगा डीवी बाई डी। ठीक है, इसको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन या फिर एक्सेलरेशन बोलते हैं। एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन दोनों एक ही चीज है, लेकिन अगर एवरेज लिखते हैं तो यहां मेंशन करना पड़ेगा। ये है, अभी बताया था फिर से, ये है डिफाइंड फॉर एन इंटरवल। एवरेज जो वर्ड है, ये वर्ड है डिफाइंड फॉर एन इंटरवल। तो किसी इंटरवल के लिए वर्ड डिफाइन है, और जो इंस्टेंटेनियस वर्ड है साफ साफ दिख रहा है, लिखा ही है इंस्टेंटेनियस, तो डिफाइंड फॉर एन इंस्टेंट। तो अगर आपको कहीं एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है, तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास v इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस v इज इक्वल टू, आपको फॉर एग्जांपल v इज इक्वल टू है, v इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस कितना 60, ऐसा दिया हुआ है। तो किसी पार्टिकल का वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, गिवन है, तो फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है। अगर आपसे पूछा जाए एक्सेलरेशन क्या है, तो एक्सेलरेशन निकालते हैं, तो एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन इज dv by dt। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t और माइनस 6। तो एक्सेलरेशन ये हो गया। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, टाइम डिपेंडेंट है। अगर आपसे पूछा जाए भाई एक्सेलरेशन t इज इक्वल टू 1 पे क्या होगा, तो आप t इज इक्वल टू 1 यहां पुट कर दोगे, तो t इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा कितना, एक्सेलरेशन आ जाएगा 2 माइनस 6 माइनस 4। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर t इज इक्वल टू 2 पुट करोगे, तो 2 into 2 4 माइनस 6 कितना हो जाएगा, माइनस 2। अगर आपसे पूछा जाए भाई एक्सेलरेशन t इज इक्वल टू 3 पे क्या होगा, तो यहाँ पर t इज इक्वल टू 3 पुट करोगे, t इज इक्वल टू 3 लिखोगे तो ये हो गया 0। इस तरीके से आप एक्सेलरेशन लिखो। लेकिन आपसे पूछा जाए फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन, तो अगला पूछा जा रहा है फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन अगर आपसे पूछा जा रहा है फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, तो एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, तो ये इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है, क्योंकि एवरेज जो वर्ड है ये डिफाइंड है इंटरवल के लिए, तो इंटरवल भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल फॉर इंटरवल t इज इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू 4 सेकंड तक का एवरेज होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, जैसे अभी तक करते आ रहे थे वैसे यहां पर भी करेंगे। एवरेज एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 पे निकालेंगे, तो t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी होगी, यहां पर 0 पुट करेंगे, 0 वेलोसिटी। वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 4 पे निकालेंगे, t इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे, t इज इक्वल टू 4 पुट करिए, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और माइनस 6 into 4 24, तो 16 माइनस कितना 24, तो आ गया माइनस 8 मीटर पर सेकंड। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, ये फाइनल है, इनिशियल है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो माइनस 8 माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस 8। और कितने टाइम इंटरवल में इतना हुआ है, तो 4 सेकंड का इंटरवल है, तो 4 सेकंड का इंटरवल है। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या हुआ, एवरेज एक्सेलरेशन इज माइनस 8 by 4, दैट इज माइनस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, याद रखना है, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन ये यूनिट। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या, मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन।